पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इससे पहले हमने देखा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाना जब उसी कॉइल में करंट चेंज होता है, इसको हमने नेम दिया सेल्फ इंडक्शन। आज हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आज इसको देखेंगे। म्यूचुअल मींस आपस में, तो समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हमारे पास एक कॉइल है, इस पे हमने डीसी सोर्स लगाया, साथ में एक स्विच। इसके सामने हमने एक और कॉइल रख दी और इस पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा इसका मतलब ये वाली कॉइल में करंट आ गया। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा, जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो यहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, मतलब ये वाली कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो गया। यहां करंट चेंज करने से इसके सामने वाली कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। इस फिनोमिनन को हमने नेम दिया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? इसमें करंट चेंज करो, इसमें इंड्यूस्ड करंट बन जाता है, ये सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें करंट चेंज करो, सामने वाली कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, इसको बोला म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको अंदर समझते हैं। देखो, पहले ये स्विच ओपन है तो करंट कितना है इस कॉइल में? 0। हमने ये स्विच क्लोज कर दिया, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे मैंने सेल्फ इंडक्शन में भी बताया था। करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज इस सर्किट में करंट कांस्टेंट हो गया 5 एम्पियर, लेकिन 0 से 5 तक तो वो बढ़ा। पहले जब ये स्विच ओपन था करंट था 0, स्विच क्लोज किया, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 पे फिक्स हो गया। ठीक, करंट कहां फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आउटसाइड द सेल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हम देखते हैं जब करंट इंक्रीज हुआ तब क्या हुआ। करंट 0 से 5 तक इंक्रीज हुआ, 0 1 2 3 4 5। जब ये करंट इंक्रीज हो रहा है इस कॉइल में तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इससे जो फ्लक्स लिंक कर रही है ये वाली कॉइल से, इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रही है वो भी इंक्रीज होगी, और जब फ्लक्स इससे जो लिंक कर रही है वो चेंज होगी, मतलब इंक्रीज होगी, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब लेंज के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो इस वाली कॉइल में करंट के इंक्रीज होने को अपोज करेगा। समझ गए? ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझते हैं। देखो, जब यहां करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से भी पास होंगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां लिंक करेगी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसकी, ये यहां से घूम के ऐसे चल रही होंगी, इधर की तरफ भी जा रही होंगी। जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा इसके अराउंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, जो इससे भी लिंक करेगी। समझ गए? एक बार फिर से समझे क्या हो रहा है स्टार्टिंग से। जब स्विच ओपन था, करंट कितना है इसमें? 0। स्विच क्लोज किया, करंट धीरे धीरे बढ़ा, 0 1 2 3 4 5। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, मतलब जो फ्लक्स इससे लिंक करेगी दूसरी कॉइल से वो इंक्रीज हो रही है। और जब फ्लक्स चेंज होती है तो फैराडे के अकॉर्डिंग इसमें करंट इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, जिसका पता कैसे लगा? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। अब ये करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा लेंज के अकॉर्डिंग कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है यहां करंट बनने का? इस करंट का इंक्रीज होना, तो वो इसको इंक्रीज नहीं होने देगा। समझ गए? तो इस फिनोमिनन को हमने क्या नेम दिया? म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो, अब करंट कांस्टेंट हो गया 5 एम्पियर, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। करंट कांस्टेंट हो गया 5 एम्पियर, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन। 0 डिफ्लेक्शन मतलब यहां करंट इंड्यूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसमें करंट इंड्यूस? क्योंकि अब करंट कांस्टेंट हो गया, इसमें करंट कांस्टेंट हो गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही। मैग्नेटिक फील्ड इसकी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रही है इस कॉइल से वो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रही, और फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो इसमें करंट इंड्यूस भी नहीं होगा। ठीक हो गया? ये बातें समझ गए? अब हमने स्विच फिर से ओपन कर दिया, अब ये जाने वाला करंट धीरे धीरे कम होने लगा। करंट कम होने लगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी, जो फ्लक्स इससे लिंक कर रही है वो कम होने लगी, फ्लक्स जो लिंक कर रही है वो कम होने लगी, तो फिर से इसमें करंट बनेगा। लेकिन अब जो करंट बनेगा वो चाहेगा ये करंट कम ना हो, अब ये इसके डिके को अपोज करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन समझ गए? दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाना,
करंट से पहले ईएमएफ बना होगा, ईएमएफ के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाना जब उसके पड़ोस वाली कॉइल में, उसके सामने वाली कॉइल में करंट चेंज किया जाता है। इस फिनोमिनन को क्या बोला? म्यूचुअल इंडक्शन। तो लिख लें इसकी डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomenon, mutual induction is the phenomenon of mutual induction is the phenomenon of production of an induced EMF in a coil। क्यों बना? ड्यू टू change in current in neighboring coil। इसमें ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, क्यों? क्योंकि नेबरिंग कॉइल, जो पड़ोस वाली कॉइल है, उसमें करंट चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब यहां जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो चाहेगा ये करंट इंक्रीज ना हो, और जब डिक्रीज हो रहा है ये वाला करंट, वो चाहेगा डिक्रीज ना हो। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें, वो इसमें करंट के चेंज होने को अपोज करेगा। ठीक, लिख लें इसको भी, चलो लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज in current in neighboring coil। neighboring मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि एक अलग है कॉइल, एक अलग है। ईएमएफ इंड्यूस इसमें होगा और करंट फ्लो करा रहे हैं हम नेबरिंग कॉइल में। अच्छा, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। भाई हम करंट इससे फ्लो करा दें, इसका सेल हटा दें, करंट इससे फ्लो करा दें, तो ईएमएफ, करंट चेंज होना चाहिए, इससे चेंज होने वाला करंट फ्लो करा दें ये वाली कॉइल से, तो ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और देख लो, जिस कॉइल से हम करंट फ्लो कराते हैं उसे हम प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है उसे हम सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। तो प्राइमरी जिससे हमने करंट फ्लो कराया, सेकेंडरी जिसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ। तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे। क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? एक कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना जब उसके सामने वाली कॉइल में, पड़ोस वाली कॉइल में करंट चेंज होता है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट को कुछ इस तरीके से फ्लो कराता है कि वो सामने वाली कॉइल में करंट के चेंज होने को अपोज करता है। बातें समझ में आ गई? यस सर, आ गई। तो अब आगे बढ़ें। अब भाई हमें वो फैक्टर चाहिए, हमें वो फैक्टर चाहिए जो ये बताए कि ये वाली कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज को कितना अपोज करेगा। हमें फैक्टर चाहिए। जैसे इससे पहले सेल्फ इंडक्शन में फैक्टर आया था सेल्फ इंडक्टेंस। जिस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता था वो करंट के ग्रोथ और डिके को उतना ही ज्यादा अपोज करता था। वैसे ही यहां पे फैक्टर आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिनन है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस वो फैक्टर है जो हमें बताएगा कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज को कितना अपोज करेगा। जैसे सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस आया था, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, समझते हैं इसको। यहां पे हमारे पास कॉइल है, सपोज ये है कॉइल 1 प्राइमरी कॉइल, ये हमने लगाया डीसी सोर्स, इस पे हमको करंट फ्लो करवाना है। सपोज इस कॉइल में टर्न्स हैं N1, इसमें टोटल टर्न्स कितने हैं N1। ठीक, यहां पे हमारे पास है दूसरी कॉइल, ये है कॉइल 2 सेकेंडरी कॉइल, इसमें सपोज टोटल टर्न्स हैं N2। अब हमने स्विच क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इसमें I1, ये करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो करंट के चेंज होने से इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इससे फ्लक्स जो लिंक कर रही है वो चेंज होगी। सपोज इसके सिंगल टर्न से
जब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना इसके अराउंड। तो इसके सिंगल टर्न से सपोज फ्लक्स लिंक कर रही है φ2, कॉइल 2 के सिंगल टर्न से कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है φ2, ठीक। तो टोटल फ्लक्स इससे कितना लिंक करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, लिखते हैं फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल 2, सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स लिंक कर रही है φ2, टोटल कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक करेगी N2 φ2, क्योंकि उसमें टोटल टर्न्स N2 है। सिंगल टर्न से φ2 फ्लक्स लिंक कर रही है, टोटल कॉइल से, पूरी कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक करेगी N2 φ2। N2 क्या है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये डिपेंड करेगा कि सामने वाली कॉइल में कितना करंट है, इट डिपेंड्स ऑन I1। अगर ये करंट इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा फ्लक्स इससे लिंक करेगी क्योंकि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। और करंट कम है तो कम फ्लक्स इससे लिंक करेगी। तो ओवरऑल फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल 1, ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन 2 में हो रहा है, 1 में करंट फ्लो कर रहा है, 1 में करंट फ्लो कर रहा है और 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। तो यहाँ पे आया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, M21 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ठीक। 1 में करंट फ्लो कर रहा है, 2 में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, समझ गए। अच्छा एक और चीज देखो, इसको लिखना नहीं अभी, इसको अभी नोट करेंगे। अब मैंने क्या किया, ये सेल यहां लगा दिया, मैंने ये सेल यहां लगा दिया, ठीक, स्विच के साथ। अब स्विच क्लोज किया, अब इसमें सपोज करंट फ्लो करने लगा I2, ठीक है। ये करंट इंक्रीज होगा इस पे, ये करंट इंक्रीज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, ये वाली कॉइल में। अब मैंने सेल इस पे लगा दिया ना, अब इसमें इसमें करंट इंड्यूस होगा। सपोज इसके एक टन से फ्लक्स लिंक कर रहा है φ1, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है एक टन से φ1, तो कॉइल 1 से टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा N1 φ1। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कॉइल 2 में कितना करंट है I2। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो N1 φ1 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन किसका हुआ 1 का, करंट किस में फ्लो कर रहा था 2 में, M12 I2, ठीक। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और ये देखा गया कि M12 और M21 दोनों इक्वल होते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये दोनों इक्वल होते हैं। M21 इक्वल टू M12, ये इक्वल होते हैं, हमने इनको नेम दे दिया M, जनरल नेम M हो गया म्यूचुअल। अब हमने क्या बोला इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, ठीक। तो मैं इसको यहां पे M लिख लेता हूं, M म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। तो समझ गए यहां पे क्या हुआ। तो फिर से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। हम कहां पे थे, यहां पे थे, सेल इस पे लगाया था और इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बना था, इस पे करंट फ्लो कर रहा था I1। तो हमने कहा इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल 2 से N2 φ2, किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ओपन किया तो म्यूचुअल M क्या आया, M क्या आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, ठीक है, समझ गए इसको, ठीक। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये इनके इंडिपेंडेंट होता है, इन पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है, लिखें इसको, ठीक है। इसको सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आप बोल सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ, और इसको ये भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, लिख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, ये हम आगे देखेंगे जब 2 लॉन्ग सोलेनाइड के लिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, कॉइल्स की ज्योमेट्री पे। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। अब खुद सोचिए,
मैं इस कॉइल को दूर ले जाऊं तो इसका फ्लक्स इससे कम लिंक करेगा और जितना पास ला जाऊं उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, कैसा ओरिएंट किया है। अभी तो मैंने ऐसे रखा है, कॉइल ऐसे, एक कॉइल ऐसे। अब इस कॉइल को मैं ऐसे रख दूं, समझ रहे कैसे, ये ऐसे, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा इनका, ठीक है। ओरिएंटेशन बदल दो, इसको मैंने ऐसे रख दिया ये पोजीशन में, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा क्योंकि जो फ्लक्स लिंक कर रही होगी वो बदल जाएगी, ठीक। फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस वो फैक्टर है जो बताता है कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज को कितना अपोज करता है। जिन कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, जिन कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो वो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ वो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज को उतना ही ज्यादा अपोज करेगी, ठीक है। कैसे निकाला, ये निकाला। और म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब इसका डेफिनेशन बना लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, डेफिनेशन और एसआई यूनिट भी लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का, डिपेंड तो किस पे कर रहा है हमने देख लिया। डेफिनेशन देखते हैं क्या बनेगा। सपोज प्राइमरी कॉइल में जो कॉइल 1 थी उस पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, प्राइमरी कॉइल पे 1 एम्पियर, ठीक, ये I1 है 1 एम्पियर, और N2 1 ले लिया हमने, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज 1, सो phi2 इज इक्वल टू M। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की बनी थी बना लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस is the flux linking with one turn of a coil when वन टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, 1 टर्न के साथ फ्लक्स लिंकिंग विद 1 टर्न ऑफ द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू, किस कॉइल से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, उसी कॉइल से नहीं, फ्लोज थ्रू, ये I1 1 हो गया ना, फ्लोज थ्रू नेबरिंग कॉइल। ये डेफिनेशन बनी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फ्लक्स लिंकिंग विद 1 टर्न ऑफ अ कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन नेबरिंग कॉइल, ठीक। ऐसे हमने डेफिनेशन बना ली। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वही होती है जो सेल्फ इंडक्टेंस की, हेनरी, डिनोटेड बाय H, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गई बात, ठीक। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा सेकेंडरी कॉइल में वो कितना बनेगा, उसका वैल्यू क्या होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में कितना बनेगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम वैल्यू निकालते हैं। ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू अब निकालते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, इस पे लगाया हमने डीसी सोर्स, सेल लगा दिया, ये सेकेंडरी कॉइल है, कॉइल 2, ये कॉइल 1, ठीक है। अब देखो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सपोज E, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, E, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, E ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे, E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -N dφB/dt, यही तो होता है, ठीक है। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा हम ये निकालने वाले हैं। अभी हमने देखा एज जो फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, N2, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए phi2, एक टर्न के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रही है वो phi2, और पूरी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक करेगी, N2 phi2, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एज N2 phi2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, इन फर्स्ट कॉइल I1
यही तो आया था अभी, N2 इक्वल टू MI1, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, N2 तो बदलेगा नहीं, टाइम के साथ इसमें जो टर्न्स होंगे वो थोड़ी बदलेंगे, फ्लक्स चेंज होगी d∅2 अपॉन dt, इट इज इक्वल टू M म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो मैंने बताया अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ये तीनों ही चेंज नहीं हो रहे, M कांस्टेंट, करंट बदल रहा है इसमें di1 अपॉन dt। अब N2 d∅2 अपॉन dt क्या है, N2 d∅2 अपॉन dt, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2, N2 d∅2 अपॉन E इक्वल टू क्या होता है, माइनस N d∅b अपॉन dt, चलो माइनस भी लगा देते हैं, माइनस तो बस शो करता है ईएमएफ के एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव होता है वो शो करता है कि ईएमएफ अपोजेज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चलो मैंने माइनस भी लगा लिया। अब माइनस N2 d∅2 अपॉन dt क्या है, जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ वो है माइनस N2 d∅2 अपॉन dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस N d∅b अपॉन dt, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं और फ्लक्स जो लिंक कर रही है इसमें वो ∅2, तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2, E2 कर लिया मैंने इसको, इसमें इट इज इक्वल टू माइनस M di1 अपॉन dt। 1-2 से आप समझ गए होंगे क्या बात हो रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 इट इज इक्वल टू नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ईएमएफ अपोजेज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, M म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ईएमएफ इस पे डिपेंड कर रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। अगर इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है तो di1 चेंज इन करंट 0, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें 0, फॉर्मूला ये बता रहा है। थ्योरी वाइज देखते हैं, अगर ये करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है तो फ्लक्स जो इससे लिंक कर रही है वो भी नहीं बदलेगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है तो ईएमएफ भी सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा बनेगा, तो सीधी बात है अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लार्ज हो गया, ईएमएफ ज्यादा बनेगा, तो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज को उतना ही अपोजिशन मिलेगा, ठीक, समझ गए इतना। अब आगे चलते हैं इसमें, ये तो बातें हमें क्लियर हुई, तो इसको भी नोट कर लेना। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया, माइनस M di1 अपॉन dt, हो गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे इससे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की थी वैसा ही करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ये डेरिवेशन आ सकता है सीबीएसई में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ, क्या है ये, देखो हमारे पास टू कॉइल्स हैं, टू सोलेनॉइड है, एक ये है, सपोज इसका नेम है S2, लेंथ है L, इसका रेडियस है सपोज R2, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2, ठीक है। इसके अंदर एक और कॉइल है, एक और सोलेनॉइड है, कोएक्सियल मींस एक्सिस सेम है, एक और ये सपोज इसका नेम है S1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, लेंथ दोनों का सेम है, दोनों सोलेनॉइड दोनों कॉइल का लेंथ सेम है L, इसका नेम है S1 छोटे वाले, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, और इसका रेडियस है सपोज R1, इसका रेडियस कितना है ये R1, ठीक है। अब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है, कैसे करें। अच्छा एक बात देखो, पहले जब भी लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं ना, लॉन्ग सोलेनॉइड, तो लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, हम पहले करंट फ्लो कराते हैं, सपोज इससे S2 से करंट फ्लो कराते हैं, इससे I2, करंट I2 फ्लोज थ्रू S2, करंट किससे फ्लो होता है, S2 से, I2 करंट फ्लो होता है। जब इससे करंट फ्लो होगा बड़े वाले से, अब इसको ध्यान से समझते रहना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, अच्छे से देखते रहो। जब करंट फ्लो होता है बड़े वाले से, I2 करंट फ्लो होता है, वो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो ये जो छोटी वाली कॉइल है, छोटा वाला सोलेनॉइड है S1, इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक।
सपोज ये करंट फ्लो होने से इसके 1 टन से फ्लक्स लिंक कर रहा है φ1। करंट फ्लो किस में हो रहा है? S2 में। जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उसके 1 टन से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है? सपोज φ1 फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो टोटल कॉइल से S1 से कितना फ्लक्स लिंक करेगा? फ्लक्स लिंकिंग विद S1 से कितना फ्लक्स लिंक करेगा? 1 टन से कितना कर रहा है? φ1। टोटल टन सपोज इसमें N1 है, अगर कैपिटल N लिखा होगा ना तो वो टोटल टन्स, अगर स्मॉल n है तो टन्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये टोटल टन्स है। 1 टन से φ1 फ्लक्स लिंक कर रहा है S2 में करंट फ्लो होने की वजह से, टोटल टन्स N1 है, तो पूरी कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक करेगा? N1 φ1। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि I2 कितना है। अगर ये करंट ज़्यादा होगा तो इसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, डिपेंड्स ऑन I2। सो N1 φ1 इक्वल टू यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, अच्छा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि M21 M12 दोनों सेम क्यों आते हैं, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, दोनों सेम होते हैं तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन मैं यहाँ से निकालूंगा M12 और M21 सेम होते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा म्यूचुअल इंडक्शन किस में हुआ? करंट इंड्यूस किस में हुआ? EMF किस में इंड्यूस हुआ? S1 में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 करंट किस में फ्लो कराया? 2 में, तो यहाँ पे M12 आएगा। इस केस के लिए करंट फ्लो कराया 2 में और इंडक्शन हुआ 1 में, तो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 I2। हमें M12 निकालना है, कैसे निकालें? N1 टोटल नंबर ऑफ टन्स, टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ N1L। φ1 निकालना है, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। φ1 निकालना है, कैसे निकालें? इसकी लेंथ L है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, लेंथ L। ठीक है, φ1 निकालना है, कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है इस सिंगल टन से? φ इक्वल टू, एज वी नो दैट BA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। पहले इसी से डील कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉइल कहाँ गई? ये है, ये वाला टन देखो, छोटी सोलेनॉइड का ये वाला टन ऐसे है। ठीक है, इसमें जो करंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। ठीक है, कॉइल में ऐसे करंट, ये घूमी फिंगर, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर। अब ये देखो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? बड़े वाले में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर, ये कॉइल छोटी वाली कॉइल ऐसे है ना, एरिया वेक्टर, सीधी बात, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, एरिया वेक्टर तो मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? ये बड़ा वाला, क्योंकि करंट उसमें चल रहा है, मैग्नेटिक ऐसे घूम रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर की तरफ, तो एंगल कितना? cos 0 इज 1, ये तो 1 हो गया। अब B और A को देखना है हमें। ठीक है, इसको φ1 कर लेते हैं, φ1। ठीक है, कितना फील्ड यहाँ आ रहा है, कितना फील्ड है यहाँ अंदर, जो इस कॉइल के साथ फील्ड कितना, इस कॉइल के पास कितना फील्ड है? जो S1 है, छोटा वाला सोलेनॉइड है, छोटा किस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं? रेडियस के हिसाब से, लेंथ दोनों का सेम है, रेडियस के अकॉर्डिंग। जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उस पर कितना फील्ड है उसके पास? तो फील्ड किसकी वजह से है? बड़े वाले की वजह से, क्योंकि करंट उसमें फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होती है? लॉन्ग सोलेनॉइड है, यूनिफॉर्म होगी, और आउटसाइड द सोलेनॉइड 0 होगी। सोलेनॉइड के अंदर कितनी फील्ड होती है? पढ़ के आ रहे हैं हम पहले, μ0 Ni। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज μ0 Ni। तो बड़े वाले के अंदर जो फील्ड होगी वही फील्ड लेंगे हम यहाँ पे। तो फील्ड कितनी? μ0 N, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। बड़े वाले में नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितना है? S2। ये बड़ा जो छोटा बोल रहा हूँ ना मैं, ये रेडियस के हिसाब से, लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है ना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। μ0 N2, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? I2। एरिया, ये फ्लक्स कितने एरिया से लिंक कर रही है? ये एरिया से, क्योंकि हम इस टन में देख रहे हैं ना कितना फ्लक्स लिंक कर रही है इस टन में, तो उसका एरिया आएगा πr1²। r1 रेडियस है, तो एरिया कितना आ गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया πr²। रेडियस कितना है इसका? r1, तो πr1²। समझ गए? एक बार फिर से, फ्लक्स कितना लिंक कर रही है? BA cos थीटा, थीटा इज 0, cos 0 इज 1, B कितना फील्ड है यहाँ अंदर? बड़े वाले की वजह से फील्ड देखनी है, क्योंकि करंट इसमें फ्लो कराया, कितना? μ0 Ni होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। N कितना है इसके लिए? N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I कितना फ्लो कर रहा है? I2। एरिया कितना? एरिया इसका πr1²। तो ये बन गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, μ0
N2 I2 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू M12 I2 से I2 गया, ये I2 गया, सो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इट इज इक्वल टू, इसको सही से लिखते हैं, I2 गए हैं, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ठीक है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी का फ्री स्पेस, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 1, N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 2, पाई R1 इज रेडियस ऑफ S1 एंड L लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब M21 निकालते हैं, M21 भी निकाल लेते हैं इसमें। अब करंट फ्लो कराएंगे किससे, S1 से करंट फ्लो कराते हैं। S1 से सपोज करंट चल रहा है I1, कितना करंट चल रहा है I1, सीधा यहां चलूंगा मैं, चलो लिख लें यहां पे करंट I1 फ्लोज थ्रू S1। करंट I1 जब चलेगा S1 से तो S2 के एक टर्न से फ्लक्स लिंक कर रही है सपोज φ2, कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है φ2, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगी, लिख लेते हैं फ्लक्स लिंकिंग विद S2 से कितना फ्लक्स लिंक करेगी, टोटल फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स S2 में, और एक टर्न से कितना फ्लक्स φ2, ऐसे ही कर रहे हैं ये, ठीक है। इट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे M21 आ जाएगा क्योंकि इंडक्शन 2 में हुआ, जब इसमें करंट चेंज होगा तो जो S2 है उसमें इंडक्शन होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है S1 में I1, ये कुछ ऐसा ही है ना, ये देखो, ठीक है। N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन S2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द कॉइल विच इज L। φ2 देखना पड़ेगा, φ2 निकालना पड़ेगा, φ2 कितना आएगा देखना, ये देखना φ2 कितना फ्लक्स लिंक कर रही है एक टर्न से, देखो ये है समझने वाली चीज। φ2 इज इक्वल टू, ये हो गया होगा, इसको हटा दूं, ये नोट कर लेना, ठीक है, नहीं यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, चलो हटा दो। देखो मैं बताने जा रहा हूं कि M12 M21 इक्वल आते हैं, इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है एक टर्न से φ2, हमें φ2 निकालना है, φ इक्वल टू BA cos थीटा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले की वजह से उधर एरिया वेक्टर भी सेम, cos 0 is 1 BA। अब देखना, ध्यान से देखना, अब करंट किससे फ्लो हो रहा है S1 से, अब ये S2 के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ये बनाएगा, नहीं समझे, S2 के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना S1 बनाएगा, और S1 कितना बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1, क्योंकि S1 में करंट फ्लो करा रहे हैं ना, तो S1 कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट Ni होता है ना सोलेनोइड के अंदर, तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड उतना ही S2 के अंदर भी होगा, तो म्यू नॉट Ni, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1 एंड करंट फ्लोइंग इन S1 इज I1 इनटू एरिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो पाई R2 स्क्वायर, नहीं, यही कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के बाहर, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बस इतने ही एरिया में है, इतने ही एरिया में, जब S1 से करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड बस इतने ही रीजन में है, अगर मैं बनाऊं तो बस इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट N1 I1, और ये मैग्नेटिक फील्ड बस इतने ही एरिया में है, मतलब कितना एरिया लेना है हमें, पूरे एरिया में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, इतना ही एरिया लेना है, पाई R1 स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि S2 के एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, PA cos थीटा इज 0 1 cos 0 is 1 B, तो मैग्नेटिक फील्ड बस S1 की वजह से होगी विच इज म्यू नॉट N1 I1 इनटू एरिया, एरिया बस इतने ही रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड, बाहर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पूरे नहीं है, इतने ही रीजन में है, तो पाई R1 स्क्वायर
तो फाई टू तो मिल गया, इसको यहां रख लो, म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू M21 I1, I1 से I1 गया तो M21 किसके इक्वल आ जाएगा, M21 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये क्या M12 और M21 सेम आ गए, यस देखो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ठीक, अगर आपको याद रखना हो तो एक सिंपल देखो मैं तरीका बताता हूं आपको, करंट आप किसी से भी पास कराओ, जो एरिया आएगा वो छोटे वाले का आएगा, किसका आएगा, छोटे वाले का। पाई R1 स्क्वायर इसमें भी आया और इससे पहले भी देखा था हमने पाई R1 स्क्वायर, तो एरिया किसका आएगा, छोटे वाले का आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुई बात, याद रखो सीधा एरिया छोटे वाले का आएगा। ठीक है, अब देखो हमने यहां से निकाल लिया कि M12 और M21 इक्वल है, तो हम इनको जनरल सीधा M बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। और हमने यहां से देखा कि ये किसके इक्वल आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ठीक, अगर हम यहां सोलेनोइड के बीच में दूसरा मटेरियल डाल दें, अभी तो फ्री स्पेस लिया हमने, कोई और मटेरियल डाल दें तो फिर उसकी परमिएबिलिटी म्यू आ जाएगी। दूसरे मटेरियल के लिए फ्री स्पेस के लिए तो म्यू नॉट, दूसरा मटेरियल डाल दिया तो यहां पे म्यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। और अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म्स में देखना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म्स में देखना है तो देखो, इफ ए मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर इज प्रेजेंट विद इन सोलेनोइड्स, अगर दूसरा मटेरियल डाल दिया गया जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर, जो म्यू होता है, म्यू नॉट में इससे पहले भी बताया था मैंने सेल्फ इंडक्शन में, म्यू नॉट म्यू आर इज म्यू परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन आप समझ गए। म्यूचुअल इंडक्शन एक बार फिर से समरी देख लें, म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमिनन है, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो, और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो उस प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज को अपोज करता है। कौन कितना अपोज करेगा ये पता चलता है उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस से। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि डिपेंड किस पे करता है, बताया था मैंने, यहां से भी निकल भी रहा है, देखिए N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स का म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, हेनरी। समझ गया म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लें, एक दो क्वेश्चंस कर लें। देखो इसमें एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करेंगे, फिर ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अभी किया, इसको अच्छे से तैयार करना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक कॉइल है, इन अ कॉइल करंट ड्रॉप्स फ्रॉम 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। एक कॉइल में करंट ड्रॉप हो रहा है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर बन रहा है 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स में। ठीक है, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ टू कॉइल्स इज 10 हेनरी, फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट कम हो रहा है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर इतने टाइम में, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 10 हेनरी, तो EMF कितना इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, अभी हम जानते हैं EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल E2 इज इक्वल टू -M dI1 अपॉन dt। सो E2 यहां से निकाल लेते हैं, E2 इक्वल टू -M, माइनस तो शो कर रहा है कि EMF अपोजेज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ लोग क्या करते हैं माइनस रहने देते हैं और DI1 के लिए 5 -10 कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन ये भी सही है कि आप सीधा मैग्नीट्यूड वाइज लिखो, तो E इक्वल टू M इज 10, DI चेंज इन करंट 10 से 5 हो गया, 10 से 5 हो गया तो चेंज 5 का आया अपॉन कितने टाइम में 10 टू द पावर -3, तो कितना बन जाएगा ये हो गया आपका 1000, ये 1050 कितना ज़्यादा बन गया 50,000 वोल्ट, इतना ही में बन जाएगा।
ये तो बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ठीक है। फिर से देखो कॉइल है जिसमें करंट ड्रॉप होता है 10 से 5, मतलब चेंज इन करंट 5 एम्पियर का, और म्यूचुअल इंडक्टेंस है 10 हेनरी का, 10 रख लिया। कितने टाइम में 10⁻³ सेकेंडरी कॉइल में EMF निकालना है, E2 = -m di1/dt, m इज 10, चेंज इन करंट इज 5 अपॉन चेंज इन टाइम 10⁻³ ऊपर गया 50,000 वोल्ट। समझ में आ गया इससे। अब एक और देखो क्वेश्चन है, हमारे पास 2 कॉइल्स हैं ऐसे, एक R2 रेडियस की और एक R1 रेडियस की, दोनों का सेंटर सेम है, एंड R1 इज लेस देन R2, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो। 2 कॉइल सर्कुलर कॉइल्स हैं और दोनों का सेंटर सेम है, R2 इज ग्रेटर देन R1, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो। करते हैं। हमने कहा कि करंट फ्लो करा देते हैं, सपोज इसमें, किसी में भी करा लो आप, मैंने इसमें करा दिया, सपोज I2 इसमें फ्लो करा दिया बाहर वाले पे, तो करंट जब इसमें फ्लो होगा तो इसमें फ्लक्स लिंक कितनी कर रही है वो देखनी पड़ेगी। ठीक, कहते हैं इसका सॉल्यूशन देखो। करंट I2 फ्लोज थ्रू, इसको मैं 2 बोल लेता हूं, इसको 1 कॉइल, फ्लोज थ्रू कॉइल 2। करंट I2 फ्लोज थ्रू कॉइल 2। ठीक, तो फ्लक्स कितनी लिंक करेगी? फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल 1 के साथ कितनी फ्लक्स लिंक करेगी? 5 1। अब इसमें एक कॉइल है ना, एक ही कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही हो गया, तो फ्लक्स लिंक कर रही है 5 1 इसके साथ। ये किस पे डिपेंड करेगी कि करंट कितना फ्लो कराया बाहर वाले पे। इसको ओपन करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम होता है, तो M लिख लिया, यही M फाइंड करना है, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 1/I2। अब 5 1 फाइंड करना है, 5 1 इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो 5 1 इक्वल टू इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है इनटू एरिया, 5 इक्वल टू कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, अब देखो 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 देखो, इस पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर वाले पे, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ले सकते हैं टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, छोटे वाले का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, cos 0 = 1। ठीक है, ये तो हो गया। बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? अब देखो इस पे मैग्नेटिक फील्ड वही होगी जो इस बड़ी कॉइल के सेंटर पे होगी। यहां पे गिवन था R1 इज लेस देन R2, बहुत छोटी कॉइल है, बहुत छोटी है ये वाली, बहुत छोटी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के सेंटर पे होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के सेंटर पे होगा, वो हम ले लेंगे कि सारी कॉइल से वही मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है, सेंटर पे रखी हुई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के सेंटर पे होगा वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इससे वही मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कॉइल 2 के सेंटर पे? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? μ0/4 पाई 2 पाई I अपॉन रेडियस R2। नहीं आया समझ में? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पढ़ा है हमने पहले, रिवाइज कर लेना। μ0/4 पाई 2 पाई I2 अपॉन रेडियस। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे है, तो इसके सेंटर पे रखी हुई है कॉइल, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई इसके लिए इनटू एरिया पाई R1²। कैंसिल हो रहा है बहुत सारी चीजें, तो 5 1 किसके इक्वल मिल जाएगा? यहाँ से देखो पाई से पाई गया, ये 2 गया, तो ये मिलेगा हमें μ0 I2 ये पाई R1² अपॉन 2R2, वो छूटा तो नहीं, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, 2R2 बिल्कुल ठीक, μ0 I2 पाई R1²। इसको यहाँ रख लेते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? M इक्वल टू, ये यहाँ रख लो, μ0 I2 5 1/I2 कर लेना, μ0 ये रख लो यहाँ, μ0 I2 पाई R1² अपॉन 2R2 इंटू I2 से I2 गया, सो M इज इक्वल टू μ0 पाई R1² अपॉन 2R2। ये इन कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, μ0 पाई R1² अपॉन 2R2। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? आप करंट इससे भी फ्लो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इससे फ्लो कराया, करंट इससे फ्लो कराया, तो फ्लक्स इससे लिंक करानी देखनी थी, कितनी फ्लक्स इससे लिंक कर रही है, एक ही टर्न है इसमें। 5 1 इक्वल टू MI2, M फाइंड करना है, 5 1/I2, 5 1 फाइंड करना था, 5 इक्वल टू BA cos थीटा, थीटा इज 0, cos 0 = 1, BA एरिया कितना है इसका? पाई R1², हमेशा एरिया छोटे वाले का लेना है, बताया था मैंने इससे पहले, पाई R1², और B कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, जो इसके सेंटर पे होगा बड़े वाले के, क्योंकि बहुत छोटी कॉइल है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगा पूरी कॉइल से वही मैग्नेटिक फील्ड होगा।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, पाई से पाई गया, ये गया, ये गया, ये phi 1 आ गया, phi 1 आ गया, इसको यहाँ रख लो, m इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई 1 स्क्वायर अपॉन 2r2, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, m इक्वल टू म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। तो आज के लिए इनफ है, थैंक यू।